दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लीडिंग्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये आपको एलएलबी, बीए एलएलबी और अदर लॉ एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसमें मैं जो भी टॉपिक्स डिस्कस करूंगा उन सबके डिटेल्ड नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप आराम से वीडियो देखिए, आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं जिसमें हमने एक्चुअल में ड्राफ्ट लिखना होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है प्लीडिंग्स, मीनिंग एंड फंडामेंटल रूल्स, प्लेंट मीनिंग एंड इट्स पार्ट्स, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिप्रेजेंटेटिव सुइट, ऑल्टरनेटिव प्लीज एंड इनकंसिस्टेंट प्लीज, cause of action and its importance, non-joinder, rejoinder, legal set of versus equitable set of versus counterclaim, convincing meanings and modes, will, meaning and essentials, codicil, foreclosure, lease, attestation, types of mortgages, notice under section 80 of CPC। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो है divorce petition by a wife on grounds of cruelty, written statement by husband on above, petition of habeas corpus, power of attorney, sale deed of immovable property, plaint for specific performance of contract and gift deed। किसी को कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट करना होता है तो वो अपनी डिटेल्स देता है कि किस बेसिस पे वो कोर्ट केस डालेगा एंड उसको क्या रिलीफ चाहिए, तो वो सब वो करता है प्लेंट से। ठीक है। ऐसे ही जिसके खिलाफ केस किया गया है अब उसके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो वो प्लेंट उसके पास जाती है, उसको देख के उसको पता चलता है कि उसके खिलाफ क्या केस है और उसके हिसाब से वो अपने साइड ऑफ स्टोरी पुट अप करता है जो कि वो देता है रिटन स्टेटमेंट में। तो इन्हीं सबको हम प्लीडिंग्स कहते हैं जो कि सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 1 में डिफाइंड है। ठीक है। प्लेंट्स एंड रिटन स्टेटमेंट्स आर प्लीडिंग्स। दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर लीगल सिस्टम and the main object of pleadings is to ensure both the parties to know the exact point of dispute। So fundamental rules of pleading, so जो पहला fundamental rules है that is it must state facts and not laws। जो भी आपकी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट होगी उसमें आप फैक्ट्स बताएंगे, लॉ नहीं बताएंगे। ठीक है। So basically it must not state provisions of law, conclusion of mixed law and fact। exception से कुछ केसेस में if it is related to foreign law या फिर ये कस्टम से रिलेटेड है तो उस केस में कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है, तो इसलिए आप प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में कोई फॉरेन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कोई जजमेंट है तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड फंडामेंटल है ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली। ठीक है। इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है ओनली मटेरियल फैक्ट्स। अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है कि वो वाले फैक्ट जिनमें कुछ वजन है, आप यहां वहां के कुछ भी बात नहीं लिखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस उन्हीं फैक्ट्स को लिखेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है। आपको कोई भी मटेरियल फैक्ट्स एक्सक्लूड नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसमें एसएन बालाकृष्णन वर्सेस जॉर्ज फर्नांडिस में, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि omission of even a single material fact makes the plaint bad। ठीक है। एंड इसी का थर्ड पार्ट है those facts which are material in present। ठीक है। इन करंट स्टेट में, प्रेजेंट में वो वाले फैक्ट्स मटेरियल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जो फंडामेंटल रूल्स है, फैक्ट्स ऑन विच प्लीडिंग्स रिलाई बट नॉट द एविडेंस टू प्रूव इट। ठीक है। एक होता है आपका फैक्टा प्रोवेंडिया एंड एक होता है फैक्टा प्रोवेंसिया। तो जिन फैक्ट्स के ऊपर आपका जो प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है, जिस फैक्ट के ऊपर वो बेस्ड है उसको हम कहते हैं फैक्टा प्रोवेंडा। ठीक है। अब उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस आप देंगे, जो बाकी फैक्ट्स आप देंगे, उनको कहते हैं फैक्टा प्रोवेंसिया। तो हमारा ये रूल कहता है कि फैक्टा प्रोवेंडा आपको लिखना है अपने प्लीडिंग्स में, फैक्टा प्रोवेंसिया नहीं लिखना है।
इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बुगेंडेलिया वर्सेस हेंटल। इसमें क्या था कि ए की डेथ हो गई थी एंड उसके इंश्योरेंस के क्लेम के लिए कोर्ट में केस फाइल हुआ था। तो जो रिटन स्टेटमेंट आया था इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे फैक्ट्स लिखे थे, जैसे कि वो उन्होंने बताया कि ए वाज इन अ मिजरेबल स्टेट बिफोर हिज डेथ, he purchased a pistol just one day before his death and then later on he was found dead with that pistol। ठीक है, so कोर्ट ने बोला कि basically you are trying to prove that A committed suicide, right? So court said that it was sufficient to mention that A committed suicide, okay, and all these three things that they have mentioned, it was not required to be mentioned in the written statement। So here A committed suicide, this is your facta probanda, and all these three, these are provincia। So ये मेंशन नहीं होने चाहिए आपके रिटन स्टेटमेंट में या प्लेंट में। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रिट पिटीशंस होती हैं, राइट, इलेक्शन पिटीशंस होती हैं, इनमें तो स्पेसिफिकली आपको होती ही इसी चीज के लिए कि आपको बताना पड़ता है कि किस बेसिस पे आप ये क्लेम कर रहे हैं। आगे जब हम रिट पिटीशंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें क्यों अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल रूल इसका है, इट शुड बी कंसाइज। कंसाइज मतलब ये टू द पॉइंट होनी चाहिए, यहां वहां की ज्यादा कहानी नहीं लिखनी चाहिए, बट स्टिल इट शुड बी प्रिसाइज एंड सर्टेनिटी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे बना सकते हैं इसको कंसाइज विद प्रिसीजन एंड सर्टेनिटी? by omitting unnecessary allegations, by giving proper attention to the language। ये है plaint। So plaint का मीनिंग होता है document for instituting a suit in proper court। Civil suit shall be instituted by presenting plaint in the court। It is a basis of filing the suit in the court। So basically किसी को भी सिविल सूट फाइल करना है कोर्ट में तो वो प्लेंट देता है, जिसमें वो अपनी डिटेल्स बताता है कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज द क्लेम दैट ही इज मेकिंग। ओके, अब सेकंड पॉइंट है इसका कि इसके पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, क्या क्या होता है एक प्लेंट में, क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये ऐसे लिखा जैसा है, जैसे एग्जांपल दिया है, इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एट गाजियाबाद, या फिर आप लिखेंगे इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आपको नेम, डिस्क्रिप्शन सब एंड रेजिडेंट डिटेल देनी होती है। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया है। देन डिफेंडेंट की डिटेल्स देनी होती है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। इफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी माइनर है या वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा प्लेंटिफ में, ये बताते हुए कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देन आपको कॉज ऑफ एक्शंस के फैक्ट्स बताने होंगे एंड वो कब हुए, वो दोनों चीज बतानी है। देन यू हैव टू राइट डाउन द फैक्ट शोइंग दैट कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आपको प्लेंट में ही बताना पड़ता है कि व्हाई यू आर सबमिटिंग दिस प्लेंट टू दिस पर्टिकुलर कोर्ट, यू हैव टू एक्सप्लेन द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, देन उसके बाद प्लेंटिफ ने क्या रिलीफ क्लेम किया है, राइट। अगर आपने किसी के अगेंस्ट सिविल सूट डाला है तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी लुकिंग फॉर सम रिलीफ, सो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होता है। देन आपके उसके बाद वेदर प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ और नॉट। ठीक है, ये सेट ऑफ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट हियर जस्ट नोट डाउन कि अगर प्लेंटिफ ने सेट ऑफ अलाउ किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है साथ में। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर्स जो एक प्लेंट के देने होते हैं। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, जब आपने प्लेंट दिया तो किन केसेस में कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है कि सुनेगा नहीं आपके केस को। तो पहला है इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन होता है बेसिकली, हम आगे देखेंगे अभी इसको। कॉज ऑफ एक्शन होता है कि जो मेन पॉइंट ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से आपने ये प्लेंट फाइल किया है। ठीक है, या फिर आपने जो क्लेम उसमें रिलीफ जो आपने क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो कोर्ट को लगता है कि उस वैल्यू के लिए आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज योर क्लेम। ठीक है, अगर इफ प्लेंटिफ फेल्स टू फिक्स इट आफ्टर द अपॉर्चुनिटी देन इट विल बी रिजेक्टेड।
देन थर्ड इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। आपकी कोर्ट की फीस होती है, उसके रिलेटेड आपको जितनी फीस है वो स्टैंप लगानी पड़ती है। अगर आपकी स्टैंप इनसफिशिएंट है तो भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, बट उससे पहले कोर्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा दैट यू फिक्स अ प्रॉपर स्टैंप, एंड if you fail to do that, then it will be rejected. Then if it is not allowed by a law of limitation, okay, then if plaintiff fails to comply with any of the rules of the plaint, then it can be rejected. Now representative suit क्या होता है? This says when there are number of persons similarly interested in a suit, one or more of them can sue or can be sued on behalf of themselves and others. Okay? जब एक केस में एक से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो कोई एक या दो तीन लोग मिलके बाकी सब लोगों के बिहाफ पे या तो केस फाइल कर सकते हैं, प्लेंटिफ बन सकते हैं, या वो डिफेंडेंट भी बन सकते हैं। बट ऐसा होगा कब? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट की परमिशन के ऐसा नहीं होगा। तो अब when you are asked representative suit in a question, in a short question, so आप इतना भी लिख देंगे, it would be sufficient. But if it is asked in a long question, then you will just add essentials to it. What are the essentials of the representative suits? पहला है numerous parties. Numerous parties doesn't mean that it should be a countless, but it depends on case to case, where court thinks that the number of party is so that it's very difficult to hear the case in presence of all these parties, so then court allows that a few of them can represent the others. सेम इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक का इंटरेस्ट अलग है, दूसरे का अलग है और एक उसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट मस्ट बी सेम एंड इट शुड बी with the permission of court or under the direction of court. बिना कोर्ट की परमिशन के you cannot represent others. Notice should be given to the parties to be represented. Say if there are 10 plaintiffs, किसी एक ने रिप्रेजेंट किया है तो बाकी 9 को एक नोटिस देना पड़ेगा कि they are representing them in the court. Alternate and inconsistent pleas. पहले देखते हैं हम alternate pleas क्या होता है। Alternate pleas के केस में क्या होता है कि जहां प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपने क्लेम या डिफेंस के लिए मल्टीपल ग्राउंड्स को चूज कर लेते हैं। ठीक है, इट सेज expression which indicates the choice of plaintiff to base his claim and defendant to defense upon more than one ground. ठीक है, अगर एक से ज्यादा ग्राउंड्स अपने क्लेम के लिए लेता है तो वो प्लेंटिफ के लिए ऑल्टरनेटिव प्लीज है। अगर वैसे ही एक से ज्यादा ग्राउंड्स अपने डिफेंस के लिए लेता है तो वो डिफेंडेंट के लिए ऑल्टरनेटिव प्लीज है। अब दोनों के केस में एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहले प्लेंटिफ के केस में देखते हैं कि मान लो ए ने सू किया है बी को फॉर द पोजेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, पहले वो अपने क्लेम का बेसिस बनाता है दैट ही इज एन अडॉप्टेड सन ऑफ बी। ठीक है, बट लेटर ऑन ही सेज दैट that B has written a will in which he has said that A will be the owner of his property. ठीक है, इसने अपना जिस बेसिस पे उसने क्लेम मांगा है वो बेस उसने चेंज किया है। ठीक है, so that's why it is called alternative plea. अब डिफेंडेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो A ने सू किया है B को फॉर द प्रोमिसरी नोट। B makes his defense saying that he has not signed this note. ठीक है, B कहता है कि मैंने नोट को साइन ही नहीं किया है। ये उसका पहला डिफेंस है। ठीक, आफ्टर दैट ही चूजेस एन ऑल्टरनेट डिफेंस जो कहता है कि ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली अलाउड ही नहीं है, सो आई एम नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू ए। ठीक है, अब ऐसे ही इनकंसिस्टेंट प्लीज है। इनकंसिस्टेंट प्लीज में क्या होता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऐसे फैक्ट्स लेके आते हैं जो कि आपस में इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, सो इनकंसिस्टेंट प्लीज का इफेक्ट क्या होता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, इससे लिटिगेशन एक्सपेंसिव हो जाता है और आपका केस वीक भी होता है। ऑब्वियसली अगर आप इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स देंगे तो आपका केस कुछ तो वीक हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन, it is not defined in CPC or in any other enactment. Definition given in the Cook versus Grill case, it is accepted judicially everywhere. Okay, so the definition that was given in this case says
every fact which it would be necessary for plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court. It does not include every evidence which is required to prove each fact, but it includes every fact which is necessary to be proved. Okay, so basically it includes all those facts which plaintiff need to prove so that he gets the judgment in his favor. Okay, then comes rules of cause of action. There are 7 rules which are given in the CPC. First says suit affording ground for the final decision. Okay, then says suit to include the whole claim. So jitna bhi claim hai, that whole claim should be included in the suit. If certain part is excluded, that cannot be claimed later on. Joinder of cause of action, right? Proper party should be joined, whether in the plaintiff or in the defendant. So point number 4 and 5 are exception to point number 3. Basically, in certain cases of immovable property, right, claims cannot be joined. Okay. Then claims by or against executors, administrators, or hires. In that case, one cause of action done in personal capacity and another cause of action done in the official capacity, both of them cannot be joined. Okay, order for a separate trial. So in this case, if parties has been joined, right, and court thinks that the joinder may delay the trial or it will embarrass the trial, then court may order for a separate trial for each party. Then objection to any misjoinder of cause of action should be raised at the initial stages of the case only. Okay, misjoinder hota hai ki when you have joined two parties which should not be joined. Okay, if that is the case, if there has been a party joined incorrectly, that is called misjoinder, and this should be raised at the initial stages of the case only. Non-joinder and rejoinder. So non-joinder पढ़ने से पहले let's discuss about what is joinder, right? You can either if more than one plaintiff are claiming something from one defendant, right? Then you can join plaintiffs, right? They can combinedly ask for the claim. That case it becomes the joinder of plaintiffs. Okay. Similarly, there can be a joinder of defendant as well. So proper parties should be joined. Non-joinder is called when a party is not joined. Okay, who should have been joined. Fine. That is called non-joinder. If one party which should have been joined but it is not joined, then it becomes a non-joinder. So it can be of two types. When necessary party is not joined, से यहाँ पे note आएगा, right? When a party required for convenience of court is not joined. Okay, so necessary party is like one party is necessary for the suit, and the other type of is like the joinder is required just for the convenience of the court. It will make the trial a bit easy, but that's not extremely important. So effect of the joinder. So if the party which is required for convenience of court is not joined, in this case what happens is court can continue hearing without that party as well, and it can ask the plaintiff to join the party in later stages as well. But when a necessary party is not joined, in that case what happens is court cannot pass an effective decree in their absence, suit cannot proceed without the necessary parties, and suit is liable to dismiss if plaintiff refuses to add the necessary party. Okay, now let's talk about rejoinder. Rejoinder is something different, which says that it's just a quick reply that is often sharp or witty. Okay, it's a legal term referring to defendant's answer to a plaintiff's legal action. Then it's a fast, witty comeback to an insult is an example of the rejoinder. Set off, legal and equitable set off. So set off समझने के लिए let's assume A है, A को B से 800 रुपए लेने हैं, एंड A एक सूट फाइल कर देता है B के अगेंस्ट कि मुझे 800 रुपए देने हैं B ने, उसने दिए नहीं है, बट B ने A से 500 रुपए लेने हैं लीगली,
राइट, उसको 500 रुपए लेने हैं ए से, तो ये 500 रुपए इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो बी फाइनली ए को केवल 300 रुपए देगा। ठीक है, सो ये जो एडजस्टमेंट है इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। ओके, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ डेट्स of which two persons are reciprocally debtors to one another by the credits of which they are reciprocally creditors to one another. Okay, so basically a debtor भी है और creditor भी है। ठीक है, तो उस केस में दोनों के जो अमाउंट ड्यू हैं वो आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। So this is also called legal set off। यही जो डेफिनेशन है, this is the legal set off basically। एग्जाम्पल जो हमने देख लिया ऑलरेडी, A sues B for bill of exchange for rupees 5,000. B holds a judgment against A for rupees 4,000. It may be set off against the 5,000 rupees. What are the essentials of the set off? Suit must be for recovery of money. This is important. Set off can be done in only the money suits. Amount should be ascertained. एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। Amount must be legally recoverable from the plaintiff. तो जो अमाउंट रिकवरेबल है वो लीगली होना चाहिए, लीगल अमाउंट होना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम इक्विटेबल सेट ऑफ पे। ठीक है, इसमें तो सर्टेन अमाउंट के लिए बोला गया था, बट इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है, जहां पे अमाउंट असर्टन नहीं होता है, जहां पे अमाउंट फिक्स नहीं भी होता है, उसके लिए जब सेट ऑफ किया जाता है उसको हम इक्विटेबल सेट ऑफ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मान लो एक धोबी है, वो अपने एम्प्लॉय पे सूट फाइल कर देता है कि उसने उसको वेजेस नहीं दिए। ठीक है, अब एम्प्लॉय कहता है कि धोबी ने उसके कपड़े गुमा दिए हैं, 2 या 3 क्लोथ्स गुम गए हैं उससे, तो उसकी वेजेस जब देगा तो उसमें से वो उसको माइनस करके दे सकता है, तो वहां पे सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट जो है ये सर्टेन अमाउंट नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है, एंड ये जो चीज है ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि कोर्ट दे या नहीं दे, ये लीगल नहीं है, इसमें लीगलिटी नहीं है उसके क्लेम में। अब लीगल सेट ऑफ वर्सेस इक्विटेबल सेट ऑफ में डिफरेंस आ जाता है बहुत बार, तो इसको देख लीजिए। LSO मींस लीगल सेट ऑफ is claimed as a right and court is bound to set off, while ESO depends on the court's discretion. Legal set off जो है that is a cross demand may be from a different transactions, but in equitable set off it should be from the same transaction. ठीक है, legal set off requires court fees, equitable set off में court fees नहीं लगती है। जो legal set off है that must be legally recoverable, but in case of equitable set off that is not legally recoverable. अब बहुत बार क्वेश्चन आता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस का, जबकि ये बहुत ही सिमिलर से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, सो जस्ट पे अटेंशन, यू विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंटर क्लेम। इट्स डिफेंडेंट by means of counter claim can claim any form of a right or a claim with respect to the cause of action that accrues with respect to defendant against the claim of the plaintiff. Right, its main purpose is to avoid multiplicity of the suits. Okay, so basically आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, in a form of a right or a claim. ठीक है, this is not limited to the money suits only. Now let's see a few differences in set off and counter claim. Set off is only for money suits. Counter claim is applicable in any civil suit, right? In set off, the money that is recoverable that should be on the date of the suit. For example, A ने B से suit file किया 1 जैन को। ठीक है, अब अगर B क्लेम करता है कोई सेट ऑफ A से, तो वो 1 जैन को ड्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 जैन के बाद का हो सकता है, बट काउंटर क्लेम में वो ड्यू होना चाहिए फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब 1 जनवरी को प्लेंट फाइल हुई है, अब रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है वो 10 जनवरी को फाइल करे बी, तो अगर कोई उसका काउंटर क्लेम 8 जनवरी को भी आता है तो वो भी उसमें एज अ काउंटर क्लेम डाल सकता है, बट इन केस ऑफ सेट ऑफ 1 जनवरी के बाद जो भी क्लेम होगा वो उसके सेट ऑफ में नहीं लगा सकता। ठीक है, सेट ऑफ इज अ ग्राउंड फॉर डिफेंस, but counterclaim is a weapon that is available to the defendant. Statutory defense to plaintiff's action in case of set off, counterclaim it's a cross action. अब
डिफरेंसेस आते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है लिखने के लिए, तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं कि ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये भी एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट माना जाएगा। इट इज डिफाइंड इन ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी, इट्स डिफाइंड इन ऑर्डर 8 रूल 6A ऑफ सीपीसी। व्हाट इज कन्वेंसिंग? कन्वेंसिंग हमारी जितनी भी डीड्स होती हैं, जैसे विल हो गई, गिफ्ट डीड हो गई, सेल डीड हो गई या मॉर्टगेज डीड हो गई, वो सब कन्वेंसिंग में आते हैं। ठीक है, अब कन्वेंसिंग का जो मोटा मोटा मतलब है, कन्वेंसिंग मीन्स एक्शन ऑफ कन्वेइंग, right, which means an instrument by which the title of property is transferred, whether it's a movable property or immovable property. Okay, then let's see the particulars of the conveyancing. Whenever it's asked in the long answers, uh, uh, you can write down this definition, and then you can write down the particulars of the conveyancing. The very first one is the description of the deed. This is written as like this deed of mortgage, or this deed of sale, or this deed of deed of gift. Then date of the execution of deed, sorry, date of execution of deed. जो डेट हम लिखते हैं वो हम वर्ड्स में लिखते हैं, फिगर्स में नहीं लिखते हैं, राइट। कोई भी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे दिस डीड ऑफ सेल इज मेड ऑन 17th of May in 2022. Okay, then next particular है name, address and details of both the parties. देन रिसाइटल्स है, जिसमें कि डीड का मोटिव डिफाइन किया जाता है। रिसाइटल दो टाइप के होते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री ऑफ पार्टीज एज वेल, लाइक हाउ दे आर कनेक्टेड, उनका क्या क्या बिजनेस है। ओके, एंड इंट्रोडक्टरी में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स जस्ट द मोटिव, पार्टीज का हिस्ट्री वगैरह नहीं दिया जाता है। फिफ्थ है टेस्टेटम। टेस्टेटम क्या होता है? ये नॉर्मली इसमें 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट मींस हाउ मच अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन है, जैसे कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है तो उसकी जो रिसिप्ट है, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, उसकी डिटेल्स होती हैं। देन जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्टिमोनियम। ओके, टेस्टिमोनियम होता है बेसिकली कि इन वर्ड्स में लिखा जाता है जे in witnessing thereof the parties after mature deliberation and understanding that true import of the deed and having obtained the legal opinion have signed this deed on date in presence of the witness, right? So testimonium means वो एक acknowledgement है कि parties ने legal opinion ले लिया है, वो इसको समझती हैं, डीड का जो भी आउटपुट आएगा उसको अच्छे से समझती हैं, और विटनेसेस की प्रेजेंस में उन्होंने साइन किए हैं। ये बस टेस्टिमोनियम लिखना होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर आता है सिग्नेचर एंड द टेस्ट। सो जनरली ऐसे ये डीड है तो इसके राइट साइड में जो है वो पार्टीज के साइन होते हैं, और लेफ्ट साइड में आपका विटनेस 1, विटनेस 2 और उनके साइन होते हैं। ऐसे आपका अटेस्टिंग एंड सिग्नेचर हो जाता है। अब अटेस्टेशन जो होती है वो सभी टाइप ऑफ कन्वेंसिंग में मैंडेटरी नहीं होती है, बट मॉर्टगेज डीड, गिफ्ट डीड, बॉन्ड्स और विल्स में जो है वो अटेस्टेशन मैंडेटरी है, उसके बिना ये वाली डीड्स वैलिड नहीं मानी जाती है। एक है विल एंड कोडिसाइल। पहले समझते हैं हम विल क्या होता है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। विल, अगर हम आप सबने सुना होगा वसीयत, तो वसीयत को ही विल कहा जाता है। वसीयत जो है उसी को इंग्लिश में विल कहते हैं, कि जिसमें आप बताते हैं कि डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा। सो लीगल इंस्ट्रूमेंट whereby a person declares what is to be done with his property after his death. Who can make it? Any person can make will, provided that he is not a minor and he is not of unsound mind. Okay, and female who has acquired property on her own, वो भी अपना will बना सकती हैं। So essentials of will क्या है? It must be a legal declaration of the testator. ये एक लीगल डिक्लेरेशन होनी चाहिए, कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब कंप्लाई करनी चाहिए। एंड इट शुड बी साइंड एंड अटेस्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। हमने पीछे कन्वेंसिंग के पार्ट्स में भी देखा कि अटेस्टेशन जो है वो विल के केस में मैंडेटरी होती है। देन डिक्लेरेशन जो है दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी के अलावा बाकी बातें करता, दैट्स नॉट अ वैलिड विल, उसमें प्रॉपर्टी के बारे में बात होनी चाहिए।
It must include a desire of the testator that his intentions must be carried in effect after his death. Okay, so these are the essentials of will. अब देखते हैं हम कोडिसाइल। ठीक है, अब आप मान लो विल बना दिया आपने, ठीक है, 2 साल 3 साल बाद आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस चाहिए मुझे, हल्के फुल्के चेंजेस हो जाए तो बढ़िया है। अब आप उस पूरी विल में चेंज कैसे करेंगे, या तो पूरी विल नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो कोडिसाइल जो है वो हमें एक प्रोविजन देता है कि हम एक विल में चेंजेस कर सकते हैं। इट सेज इट मींस एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन रिलेशन टू अ विल एंड explaining, altering, or adding to its dispositions. Okay, it shall be deemed to form part of a will. It cannot be oral. It must be in written. Okay, ये आपकी विल है, मे बी 3 पेज की आपकी विल होगी, और आपने बाद में 3 साल बाद कुछ चेंजेस करने हैं तो ये आपका कोडिसाइल है। ठीक है, तो आप इसी विल के साथ इस कोडिसाइल को भी अटैच कर देंगे, तो ये चेंजेस आपके एक्सेप्टेड हो जाएंगे विल में ही, राइट। कोडिसाइल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द विल. So rather than making changes into all these 3 pages, you just add a few lines in the codicil कि these are the changes and attach it to the will. अब कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी। फोरक्लोजर देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। Act of a lender, especially mortgager, taking the collateral on a loan when loan payment are not made. Okay, for example, you have taken a car loan, राइट, उसमें आपने जो आपकी गाड़ी है वही मॉर्गेज की हुई है, आप पेमेंट नहीं दे पाए तो क्या क्या होता है, दे टेक द कस्टडी ऑफ योर कार, राइट, द मॉर्गेजर और बैंक फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द लोन, दे टेक द कस्टडी ऑफ योर कार, उसी चीज को हम कहते हैं फोरक्लोजर। देन नाउ व्हाट इज लीज? लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू एंजॉय सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन टाइम in consideration of a price, service or any other things by transfer or to the transferee who accepts such terms. Okay, मान लो A ट्रांसफर करने वाला है और B के फेवर में, ठीक है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई आपका हाउस हो सकता है, आपकी कोई फैक्ट्री का स्पेस हो सकता है, आपका लैंड हो सकता है, ठीक है, उसकी लीज बनाता है, बी एंजॉय करेगा उसको, उस प्रॉपर्टी को एक सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल का लीज, जितने भी साल का लीज होगा उतने टाइम के लिए वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। इन रिटर्न वो ए को कुछ मनी देगा या कुछ और भी दे सकता है, कोई सर्विसेज देगा उसको या कुछ भी कंसिडरेशन हो सकता है, उसको हम कहते हैं लीज। देन आता है अटेस्टेशन। Attestation is asked so many times in your law exams, so this is very very important. It is generally asked in short questions. It is an instrument. An instrument is meant to have attested by 2 or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his marks on the instrument. Okay, so basically इसका attestation का मतलब क्या है कि कोई भी आपका डीड है, ठीक है, कोई भी आपका डीड है तो उसमें 2 विटनेस होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, उसमें जो 2 विटनेस हैं वो जो एग्जीक्यूटर हैं, एग्जीक्यूटेंट मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिन पार्टीज के बीच में डीड हो रही है, तो वो 2 पार्टीज उनकी प्रेजेंस में साइन करेंगे, ठीक है, साइन बाय द पार्टी इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, राइट, एंड देन विटनेसेस भी उस पर साइन करेंगे, इसको कहते हैं अटेस्टेशन। ओके, अब ये इन केसेस में मैंडेटरी होती है, हमने पहले भी देखा गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, बॉन्ड्स एंड विल्स के केस में ये मैंडेटरी है, बाकी टाइप्स ऑफ डीड्स में ये अटेस्टेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। देखते हैं मॉर्गेज क्या होता है। ठीक है, mortgage is transfer of an interest in specific immovable property for securing the payment of money or a present or future debt। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी पिछले एग्जांपल में, फोरक्लोजर के एग्जांपल में कार लोन, तो बेसिकली हम उसको कार लोन कह देते हैं, बट दैट इज नॉट अ लोन, दैट इज बेसिकली mortgage, राइट, जिसमें कि आप अपनी गाड़ी को mortgage रखते हैं बैंक के पास। ठीक है, अब mortgage के 6 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल mortgage, जो कि हम एग्जांपल देख रहे थे कार लोन, दैट इज आल्सो सिंपल mortgage, जिसमें कि उस चीज का पोजेशन नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब यूसुफ लक्सुरी mortgage में क्या होता है कि उसका पोजेशन ले लेता है mortgagee, तो जब उसका वो पोजेशन अपने पास रख लेता है, तो जब आप उसके पैसे वापस दे देते हो उसको सेट डेट पे, तो आपको पोजेशन उसका वापस मिल जाता है। थर्ड है mortgage by conditional sale, in which what happens is you sell out the property to the mortgagee, right, and there is a condition like
when on the certain date you do not pay the payback to the mortgagee, then the sale becomes absolute and the mortgagee becomes the owner of that property. Okay, एक then fourth one is English mortgagee, जो कि पीछे वाले टाइप का थोड़ा सा उल्टा है कि आप इनिशियली एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देते हो प्रॉपर्टी का, the mortgagee becomes the absolute owner of that property, but if you make the payment then it will be retransferred to you. Okay, uh, to you means to the mortgager. Then पांचवा है equitable mortgage, इसको this is also called at mortgage by the title deeds. Okay, इसमें what happens in this is the mortgager just deposits the title deeds to secure a loan. उसमें ना तो प्रॉपर्टी के पोजीशन होता है, ना उसमें कोई सेल होती है प्रॉपर्टी की, कुछ नहीं होता है, इट जस्ट उसकी जो टाइटल डीड्स हैं, जैसे कि आपने अपना आपका होम है, आपका कोई लैंड है, तो लैंड की जो रजिस्ट्री होती है, ठीक है, वो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो उसको आप सबमिट कर देंगे बैंक के पास, बैंक आपको लोन दे देगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज. अब छठा है एनोमलस मॉर्गेज, जो कि which doesn't fit into any of these five, that is called anomalous mortgage. A few more definitions that we should understand. First is power of attorney. Power of attorney is like when A says, A gives B right to do any lawful activity on behalf of A, it is called power of attorney, and the person B is attorney, it is called he is called attorney. Okay, then we have affidavit. It's a written declaration on oath, right? Written statement is sworn before a person having authority to administer an oath. Then the court also has said that there is no difference between the evidence given in a box and the evidence given on a affidavit. Okay. Next definition is escrow. Okay, it's a legal arrangement where a third party temporarily holds the money or property until a particular condition is met. This is to protect interests of buyer and seller. So, for example, मान लो A है, A has sold some goods to B, and A needs money from B. So, but these parties doesn't trust each other. Okay, and then uh, uh, A says that what if I give goods to B and B doesn't give money to him, and B says like what if B gives money to A and A doesn't deliver the goods to B. So in this case, what happens? What can be done is there can be a third party, okay, which can be a company, an escrow company or any agent that will take money from B, okay, and then will ask A to deliver goods to the B. At this point, money is with that third party. Okay. Now A will deliver the goods to B. When B says that goods are delivered, then this third party will transfer the money to A. This is called escrow. It's under section 80 of CPC. Okay. This seems to be lengthy, but this is very easy. बहुत ज़्यादा important नहीं है, but it's quite easy to understand. So basically, whenever you have to institute a case against government or public officer, you cannot do this until and unless you have served a notice to them and 2 months have expired from the date of serving that notice. Okay, and notice deliver कैसे होगा? If it's on central government other than railway, secretary of that government. If it is railway, then general manager जो भी होगा उस रेलवे का, मान लो ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, जिसका भी केस है. If it's a state government of Jammu and Kashmir, then chief secretary. If it's any other state government, then secretary of that government or the collector of that district, right? In case of public officer, it should be delivered to his office. Okay, and in notice it should mention the cause of action, name, description, address of the plaintiff and relief it claims. This was the subsection 1 of section 80. Now subsection 2 says that in case of immediate relief or in case of urgent situations, court may allow to institute a case without the notice as well, but it will not give the relief, right? जो relief है वो मिलेगा नहीं until and unless the government is given proper opportunity to speak out his point of view. Okay, third point है जो simply ये कहता है कि if there is any mistake in the notice, based on that
court cannot dismiss this case. Now let's see some drafting of petitions and deeds. The first one is divorce petition by wife. This is very important. बहुत बार लॉ के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ये. So what you have to take care in this petition is like the most important part is this the top part, this one, and then the bottom part which is in the next slide. Okay, so उसके बीच में जो है, this is all the story that we have, the details that we have to give. So the main focus is, first you will say petition for divorce, then you will mention under section 13 of Hindu Marriage Act 1955 in the court of district judge at Lucknow. Okay, this is very important to mention to which court this is presented. Then petition number XYZ of 2022 or 2021, whatever year it is. Here comes the name and address of the petitioner versus name and address of the respondent. On the right side, we will write it like petitioner and respondent. Okay. Then the heading comes petition for dissolution of marriage under section 13 of Hindu Marriage Act 1955. Then the main cause of action and the main points that we have to mention in the numbered paragraphs. It says, sir, the petitioner most respectfully states as under, the marriage was solemnized between the parties on 21st January 2019 at Lucknow with Hindu rituals, an affidavit of which is filed here within, that both petitioner and respondent are Hindus before and after the marriage. This is important because we are filing the petition under Hindu Marriage Act. So this is important to mention that the petitioner and respondents are Hindu and their marriage has taken effect with the Hindu rituals. Okay. Then it will mention like after the marriage they cohabited together as a husband and wife. Then there is a boy of 5 years which is living with the petitioner. Next point, respondent has been treating the petitioner with physical and mental cruelty. Okay. The next point, in view of circumstances above, the petitioner is entitled to dissolution of marriage by a decree of divorce. There has not been any unnecessary delay in filing this application. This point is important. When the husband and wife last resided together in XYZ colony, which is within the limits of ordinary jurisdiction of this court. This is important, right? In our petition, we have to mention that this is under the jurisdiction of this court. Okay, then this talks about the payment of the court fees. Then this talks about the relief that petitioner is claiming. Now this is the bottom part is important. Here will be signed, place and date. Then comes the verification, which simply says that the contents of above paras are true to my knowledge and belief, and rest of the paras, that is 9 and 10, are believed to be true based on the legal advice. Okay, and nothing has been concealed herein. Again, there will be signed of the petitioner and place and date of the petitioner. Written statement by husband. ये क्वेश्चन जनरली आपको पहले वाले क्वेश्चन के साथ में ही आता है. एक क्वेश्चन आता है to write a petition by wife for divorce, and उसी के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है write a written statement by the husband. Now there is nothing much in the content of the written statement because we have to just admit or deny the facts given by the plaintiff. The important part is like the top. This also starts with in the court of district judge at Lucknow, petition number this, and this is the important part which is different from the petition. Here it says that Leela Devi versus Sanjay Singh, petition under section 13 of Hindu Marriage Act 1955, and then written statement by the respondent. Okay, it simply states that respondent respectively states under contents of para 1 of the petition are admitted, 2 are admitted, 3, 4 admitted, 5 are denied. The petitioner is not entitled to the decree of divorce. 7 to 9 are unnecessary and hence denied. Therefore, it is prayed that the petition of the petitioner may kindly be dismissed with cost. Okay. नीचे का फॉर्मेट सेम है. ये वाला जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल सेम है आपका petition का एंड रिटन स्टेटमेंट का. ठीक है, जिसमें कि आप प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे,
साइन होंगे पेटिशनर के, वेरिफिकेशन आएगा, अगेन प्लेस डेट एंड साइन। पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस। सो इसकी डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिट पिटीशंस क्या होती हैं। रिट पिटीशंस आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग डाली जाती हैं, आइदर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर फाइलिंग द रिट पिटीशंस इन सुप्रीम कोर्ट एंड 226 इज फॉर फाइलिंग द रिट पिटीशंस इन द हाई कोर्ट्स। ओके, एंड ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन फाइल की जाती है, अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन किया गया है बहुत लंबे समय तक और उसको कोर्ट के सामने भी नहीं ले जाया जा रहा है, एंड तो उसकी रिलीज के लिए ये हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली जाती है। ये या तो हाई कोर्ट में डल सकती है या सुप्रीम कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट में जाएगी सेक्शन 226 के अकॉर्डिंग, नोट सेक्शन, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट में 32। हम जो इसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की देखेंगे, हाई कोर्ट में भी आपको लगभग सिमिलर लिखना है, जहां चेंजेस होंगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा साथ में। सो ये स्टार्ट होगी विद इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। अगर हाई कोर्ट होगी तो अकॉर्डिंगली आप कोर्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। इन दी हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ एट, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एट चंडीगढ़ और हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एट इलाहाबाद सेम। देन इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये हाई कोर्ट में होगी तो ये 32 की जगह आप 226 लिख देंगे। ठीक है, रिट नंबर ऑफ XYZ ऑफ 2022। ये आपका पेटिशनर की डिटेल्स हैं। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि एट प्रेजेंट डिटेन्ड इन द डिस्ट्रिक्ट जेल, वर्सेस इसमें 3 रिस्पोंडेंट है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स लिखा हुआ है S बिकॉज 3 हैं, और आप जब भी ये तीनों रिस्पोंडेंट्स है बेसिकली। फर्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट ही आएगा क्योंकि पुलिस का केस है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर, जिसके ऑर्डर पे डिटेन किया गया है। सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ रोहतक, जहां पे वो डिटेन्ड है। अभी देखते हैं पिटीशन फॉर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या कहता है। द पिटिशनर मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टेट्स एज अंडर, द पिटिशनर इज a respectful law abiding citizen of India and was arrested by Amritsar police on 12th day of September 2022 and is now confined as a detainee under the orders of second respondent। second respondent कौन है, district magistrate। in the custody of third respondent, वो कौन है, superintendent of district jail in the district jail of Rohtak। second point है, the detention of the petitioner purports to be under the Prevention Detention Act 1950। यहाँ पे हम ये डिटेल्स बताने की कोशिश की जा रही है कि उसको क्यों डिटेन किया गया है, क्या रीजंस दिए गए हैं पुलिस द्वारा। ठीक है, थर्ड लिखा है, द पिटीशन वाज गिवन द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन ऑन डैश डे ऑफ द 2022 on your participation in general meeting of XYZ group। As a result of these meetings, a resolution was passed by working committee. If the MLAs do not quit voluntarily, they will be compelled to do so by coercive methods। See, this is the story for the detention of the person, right? This story can be anything। We have just taken an example। आप यहाँ पे कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं जो सेंस बनाएगी, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। Now that a resolution has been passed, it is very clear that unlawful methods will be adopted। It is strongly believed that in pursuance of that resolution, you will commit acts prejudicial to the public order। Your detention has therefore been ordered to ensure the maintenance of the public order। So इसमें basically it has given the grounds on which he was detained। What police has given the reasons, the police has given the reasons that the petitioner had attended a meeting of a certain group in which the resolution was passed that MLAs will be removed unlawfully if they do not quit voluntarily। Okay, now the next point, it says that the petitioner was advised that his arrest and detention is illegal and malified, therefore moved the Honorable High Court of Punjab Chandigarh on so and so date इन क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर, आप पिटीशन नंबर देंगे जिस पिटीशन में आपने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेइंग फॉर अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ द पिटीशन। सी, ये पॉइंट क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में है तो हाई कोर्ट से पहले रिजेक्ट होके आई है तो सुप्रीम कोर्ट में गई है। अगर एग्जाम में हाई कोर्ट का आता है तो ये पॉइंट उसमें नहीं डाला जाएगा।
तो इसको अवॉइड कीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के केस में लिखिए that the honorable court was pleased to reject the petition by its judgment dated on so and so. The petitioner is not satisfied with the order of honorable high court of Chandigarh. So ये 4, 5, 6 जो पॉइंट हैं, ये अगर ये हाई कोर्ट के लिए है तो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे. That the petitioner is advised that his continued detention is in direct violation of his fundamental rights and therefore begs to move this honorable court under section 32 of Constitution of India for writ of habeas corpus, order or direction directing the respondents to release the petitioner on the following grounds. ठीक है. सो बेसिकली रिट पिटीशन में क्या करना है, पहले तो बताना है कि जो पिटिशनर है वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है. ठीक है. उसके बाद बताना है कि उसको किन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिटेन किया गया है. उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट का है तो आपको हाई कोर्ट की पिटीशन की डिटेल्स देनी है कि वहां पे रिजेक्ट हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आया है. अगर ये हाई कोर्ट में लिखने के लिए बोला गया है तो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे. उसके बाद दिया गया है कि आपने यहाँ पे मूव किया है सुप्रीम कोर्ट में और किसके अंडर, सेक्शन सॉरी ये सेक्शन नहीं, यहाँ पे आर्टिकल आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. नोट्स अपलोड करते समय मैं इसको आर्टिकल लिख दूंगा. सो आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब साथ में आप ग्राउंड्स बताएंगे कि आपको क्यों रिलीज किया जाए. फॉर नन ऑफ द ग्राउंड्स इन पैरा 3, जहां पे आप ये वाले क्लॉजेस दिए हुए थे, has any proximate connection or relevancy with the maintenance of the public order. Okay, for it is an abuse of the Preventive Detention Act to detain the petitioner for joining an group meeting. It's not and joining any group meeting. For that, learned judges of Honorable High Court erred in taking into consideration the speech made by XYG and linking the same to the resolution passed by the working committee. Okay, for the detention of the petitioner is not accordance with the procedure established by the law. So इसमें ग्राउंड्स क्या दिए गए हैं कि जो जिस बेसिस पे उसको डिटेन किया गया है उनका पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने से कोई भी रेलेवेंसी नहीं है. ठीक है. प्लस जो प्लस जो ये ग्रुप मीटिंग ज्वाइन करना है वो प्रिवेंटिव उसके जिस बिहाफ पे इन्होंने उसको डिटेन किया है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मिसयूज है बेसिकली. ठीक है. प्लस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस ने जो मिस्टेक किया था, उन्होंने बेसिकली किसी ने स्पीच दिया है उसको इसके साथ लिंक करके देखा है. दैट्स व्हाई दे हैव मेड अ मिस्टेक इन गिविंग द. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 9, जो कि रिक्वेस्ट किया गया है. जो रिक्वेस्ट करता है कि आप उसको रिलीज करने की डायरेक्शन दे रिस्पोंडेंट्स को. यहाँ पे साइन होंगे बिकॉज पिटिशनर तो जेल में है, तो नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ पिटिशनर आएगा, फिर सीनियर एडवोकेट के साइन होंगे. इसमें वेरिफिकेशन है, देन अगेन साइन ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पिटिशनर. यहाँ पे प्लेस एंड डेट है, यहाँ भी प्लेस एंड डेट है. पावर ऑफ अटॉर्नी. सो पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि आप किसी सेकंड पर्सन को, जिसको कि अटॉर्नी कहते हैं, उसको आप कुछ पावर्स देते हैं आपके बिहाफ से कुछ भी लॉफुल एक्टिविटी करने के लिए. ठीक है. तो इसका जो फॉर्मेट है ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है. आप यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी एंड देन यू विल राइट इट डाउन लाइक बी नोन टू ऑल बाय दीज प्रेजेंट्स दैट आई, अपना नाम डिटेल्स, hereinafter called the executant, do hereby appoint, nominate, authorize and constitute XYZ as my true legal and lawful general attorney in respect of my property bearing number, या अपनी प्रॉपर्टी के डिटेल्स देंगे, with the freehold rights of the land under the said flat. So here we are giving the power of attorney to another person with respect to a particular flat. Okay, and keep one thing in mind. For all the deeds, all the conveyancing documents, which also includes deed, right, where there are two parties involved, we generally give their details in the starting. Okay, in the starting we give their details and then we say hereinafter called the, here we are saying executant. Okay, when you will have a sale deed, in that you will say hereinafter called the seller and just the one who is buying the property,
that will be called buyer, right? When we are giving the residence name details, then we just tell them that this will be called seller and this will called buyer. In different deeds, it will be different. Okay, so let's move forward. So I hereby empower my above named attorney to do the following acts, deeds, and things in my name and on my behalf. Okay, till here it is like quite similar, but these points, like you can add or remove points as per your convenience. Okay, so here it is saying to manage, control, and supervise the aforesaid flat in all respect, to sign the sale deed and to get the same registered with the registration authorities. She can sign all kinds of forms, affidavits, undertakings, documents, etc., which are necessary on my behalf. She can also obtain supplemental uh, rectification deed for this flat in due course. Okay, second point इसने लिखा है to enter into sale agreement to receive earnest money, part payment if any, and to execute the sale agreement and receive final consideration amount on his own name. Okay, to execute the sale deed, sign, verify, and present the same for registration in the office of the sub registrar Delhi, to admit its execution, to receive the sale consideration, give statements, and do all other acts, deeds, and other things which are necessary for the same. Okay, ऐसे ही multiple conditions दिए हैं, multiple things दिए हैं that the attorney can do on his behalf. So now we will jump into the conclusion. Here this point number 8 is important. I admit that general power of attorney shall remain irrevocable under all circumstances. Okay, then this is important of any deed or any convincing document. In witness whereof, I have executed the general power of attorney at New Delhi on this day of this, like maybe 17th day of September, in the presence of the following witnesses. दो witnesses के नाम आ जाएंगे, उनके साइन आ जाएंगे, और जो executant है उसके उसके साइन आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है? So that's the power of attorney. So next is sale deed of immovable property. Okay, so sale deed में दो तीन part important होते हैं. I will not read one by one this. You will get this in notes, or if you want to write it down now, pause the video and you can just look at it. It's a very simple wording. So main things that you have to keep in mind is, first thing is this person. Then this deed of absolute sale is made and executed on, this will be the date, by and between this name of the person, father's name, caste, nationality Indian, and here the residence address, hereinafter called seller. Similarly, the address of the other person, details, and called the purchaser. This is important, right? First part, from here to here, then herein called seller and herein called purchaser. These two things are important here. Then in the second point, whereas the seller is absolute owner of the property, इसमें आप properties की detail दे देंगे, right? Herein after referred to as the scheduled properties. In at the end of this deed, there will be a scheduled property section where there will be more details of the property. Okay. In the third point, it will tell us that it was the self-acquired property of the seller, okay, which he has got from his father. Then fourth point also, how he has got it, because his father died and he is the only legal heir, so he is the absolute owner of the property. Okay. Then point number 5 is saying nothing but that seller is in the need of the funds, and then that's why he wants to sell out the property. Point number 6 tells us like he has agreed to sell the property for certain amount, like say 7 lakhs. Okay. Then next section says, now this deed of sale witnesses, uh, okay, that it gives us, this is the testatum that we have read in the conveyancing, that gives us the amount, details of the consideration. This will be the amount, and then it gives us the details of the check or cash or whatever bank draft has been given for this amount. Okay. Then the second point makes that seller doth hereby covenant with the purchaser as follows. Like in this,
Eh, uh, it's like seller is mentioning that this he is transferring the ownership absolutely to the purchaser, and he doesn't have any loans against the property, or property is not in dispute with anyone. All those sort of details are here. That and in addition to that, he also tells that the purchaser can go for the mutation in his name. Next is schedule of the property. Here we give the more details of the property. This is like the measurement of the land, okay, khatiya number, left right khatiya number, etc., etc. Don't need to remember all these. You can write down just a few details, and then this is very important in the schedule of the property. It tells that what is there on the north side, south side, east side, and west side. You can say on the north, it's the uh, 12-meter road. On the south side, you can say empty land, details of land number like plot number, right? Similarly, on the east and west also you give the details. Then the witness, sign of the witness, sign of the seller, sign of the purchaser, and that's all. Let's have a look at the gift deed. Just like any other deed, it starts with the statement like this deed of settlement is made and executed on this day of so and so between so and so residing at, herein called as the donor, and then uh, details of another person herein called as the donee. Okay, so in gift deed, donor is the one who gives the gift, and donee is the one who accepts the gift. Okay. Second point, whereas the donor is absolute owner of the property, so and so and so, uh, here we refer to as the scheduled property. And third one, and whereas the donee is donor's daughter, since married but needs a permanent house, whereas the donor desirous of making suitable provisions for her and decided to gift his scheduled property to her. Okay, now this deed witnesses that in consideration of the natural love and affection of his daughter, the donor hereby transfers, convey, and assign as and by the way of absolute gift unto donee during his lifetime. Double yoga, donee. Okay. The donor has this day put the donee in vacant possession of said property. Again, this is donee. I think it's auto-correcting. The donor has handed over this day the deed of gift by authorizing her to collect the same from the registering officer and also the documents of title relating to the scheduled property. Okay, so you have then there will be attestation by two witnesses. Like we said, in gift deed, attestation is mandatory, signed of the donor, sign of the donee. After this, you can add this scheduled property, just like we have in the sale deed. You can add a section of the scheduled property, okay, where it will give the details of the property. Thank you very much. Please subscribe the channel and provide your feedback in the comments box. And if you need such video on the other subjects as well, please let us know in the comments box so that we can make those videos as well. Thank you very much.